गांव और शहर के बीच बसी एक सुंदर सी कॉलोनी थी, गोकुल धाम कॉलोनी, जहां हर घर में अपनापन बसता था। हरिराम जी का 2 मंजिला पक्का घर था। कॉलोनी में सबसे पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता था। घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और संयुक्त परिवार की हंसी गूंजा करती थी। लेकिन इन दिनों घर में एक अलग सी खामोशी पसर गई थी। अरे कमला, तेरी बहू प्रज्ञा तो हमेशा अपने कमरे में ही घुसी रहती है। उसे तो किसी से मतलब ही नहीं है। पता नहीं उसे कब अकल आएगी कि सास ससुर भी हैं घर में। बुआ जी ने लोटे से पानी पीते हुए कहा। कमला देवी ने आंचल कमर में खोसते हुए कहा, जाने दीजिए दीदी, अभी तो उसे आए हुए कितने महीने ही हुए हैं। धीरे धीरे सीख जाएगी। शायद यहाँ खुद को अकेला महसूस करती होगी या मायके की याद आती होगी। प्रज्ञा थोड़ी नकचड़ी अहंकारी स्वभाव की है, जो इस घर की बहू बनी थी 6 महीने पहले ही। आज फिर नाराज थी। कारण शालिनी ननद ने बिना पूछे उसके कमरे में घुसकर उसकी एक ड्रेस ले ली थी। ये क्या तरीका है? ये ससुराल है या धर्मशाला? कोई प्राइवेसी नहीं। प्रज्ञा ने राजीव से तीखे स्वर में कहा। राजीव, प्रज्ञा का पति, एक साधारण शांत स्वभाव का व्यक्ति जो दफ्तर से थका हारा आया था, चुपचाप जूते उतार कर बोला, अरे प्रज्ञा, शालिनी मेरी बहन है। अगर उसने कुछ उठा लिया तो बुरा मानने की क्या ज़रूरत है? क्यों? क्या मैं आपकी बीवी नहीं? मुझे कोई इज्जत नहीं है इस घर में, और मुझे नहीं पसंद कि कोई भी आकर मेरे कमरे में इस तरह घुस जाए, उसने तमतमाते हुए कहा। राजीव ने उसे समझाते हुए कहा, प्रज्ञा, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बुरा मत माना करो। शालिनी इस घर की बेटी है। अगर वह तुमसे कुछ मांगती है तो उसे दे दिया करो। आखिर वो कितने दिन घर में रहने वाली है, और बाद में तुम ही तो रहोगी इस घर में। राजीव की बातें सुनकर प्रज्ञा को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से चीखती हुई कहती है, राजीव, तुम हमेशा अपने घर वालों का साथ देते हो। मैं जो भी कहूँ तुम्हें गलत ही लगता है। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहना चाहती। अगर ऐसा ही रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। बुआ जी बोली, बहू, इस तरह छोटी छोटी बात को लेकर बखेड़ा मत किया करो। कमला देवी भी रसोई से बाहर निकल कर आती हैं और प्रज्ञा के कमरे में जाकर उसे समझाती हैं। बहू, बहन भाई में ऐसी बातें चलती रहती है। मैं शालिनी को समझा दूंगी कि वो तुम्हारे कमरे में ना जाया करे। और बहू, इस तरह घर तोड़ने वाली बात मत किया करो। माफ़ कीजिए माँ जी, प्रज्ञा बात काटते हुए बोली, मैं घर तोड़ने नहीं, बस अपना सम्मान चाहती हूँ। सन्नाटा छा गया। हरिराम जी, जो हमेशा समझदारी से काम लेते थे, बोले, बहू, ये घर तेरे ससुराल से पहले तेरा अपना घर है, लेकिन घर को घर बनाने के लिए थोड़ी सहनशीलता भी चाहिए। प्रज्ञा भड़क उठी। मतलब साफ है, आप लोग मेरी गलती निकाल रहे हैं। राजीव ने सिर थाम लिया। बुआ जी धीरे से मुस्कुराई। बिटिया, इज्जत और अधिकार प्यार से मिलते हैं, जिद से नहीं। लेकिन प्रज्ञा के चेहरे पर जिद की लकीरें और गहराती जा रही थी। उसी रात, राजीव, हम अलग रहेंगे। ये संयुक्त परिवार मेरे बस का नहीं। रोज का झगड़ा, रोज की टांग खिंचाई, मैं थक चुकी हूँ। राजीव ने चौंकते हुए कहा, अलग? माँ पिताजी को छोड़कर? हाँ, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। राजीव चुप रहा। राजीव अब जब भी ऑफिस से आता है, प्रज्ञा की बस शिकायत ही रहती थी। एक दिन राजीव ने तंग होकर कह दिया, ठीक है, जो तुम चाहती हो अब वही होगा, अगर यही तुम्हारा फैसला है। अगली सुबह विदाई जैसा दृश्य। घर के आंगन में सब खामोश खड़े थे। राजीव और प्रज्ञा ने अपना सामान बांध लिया था। सूटकेस पैक हो रहे थे। कमला देवी की आंखें छलक चुकी थी। बेटा, अगर कभी दिल करे तो लौट आना। माँ बाप के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हरी राम जी ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली। बुआ ने जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बहू, घर छोड़ने से पहले घर के रिश्तों को मत छोड़ देना। अहंकार अगर रिश्तों पर हावी हो जाए तो प्रेम दम तोड़ देता है। प्रज्ञा बिना कुछ कहे अपने ससुराल से चली गई, अपने सारे सामान के साथ। ये लो चाबी, राजीव ने थके स्वर में कहा। प्रज्ञा ने उत्सुकता से नए फ्लैट की चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वाह, छोटा लेकिन एकदम क्यूट है ना, उसने मुस्कुराकर कहा। राजीव ने बेमन से सिर हिलाया। हाँ ठीक है।
गुलमोहर अपार्टमेंट की ये तीसरी मंजिल पर बनी 2 कमरे की फ्लैट उनकी नई दुनिया थी, या शायद कहे एक अहंकारी जिद की चारदीवारी। प्रज्ञा ने सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर्दे, मैचिंग बिस्तर, फैंसी लिविंग रूम में एक बड़ा टीवी और दीवार पर होम स्वीट होम का बोर्ड। लेकिन इस घर में एक चीज़ नहीं थी, माँ की ममता, पिताजी का आशीर्वाद और घर का अपनापन। शाम को राजीव ऑफिस से लौटा। प्रज्ञा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसी लगी तुम्हें ये नई शुरुआत? राजीव ने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक है, लेकिन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मतलब? प्रज्ञा भौचक हो गई। मतलब माँ का खाना, पिताजी की बातें, बुआ जी की चुहल, शालिनी की टांग खिंचाई, वो सब यहाँ नहीं है। प्रज्ञा का चेहरा सख्त हो गया। तो वापस चले जाओ, मैं अकेले रह लूँगी। राजीव ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उधर हरिराम जी का घर। कमला देवी रसोई में सब्जियां काटते काटते चुप थी। बुआ जी ने टोका, क्या बात है कमला, आज दाल में नमक भी नहीं पड़ा? कमला ने सिसकते हुए कहा, प्रज्ञा को मैं अपनी बेटी बनाकर लाई थी, बहू नहीं, लेकिन वो तो कभी बेटी बनी ही नहीं। शालिनी बोली, माँ भैया की गलती है, भाभी की हर जिद मानी जाती थी, और अब भुगतो। हरिराम जी धीरे से बोले, गलती सिर्फ बहू की नहीं होती बेटा, चुप रहने वालों की भी होती है। प्रज्ञा के मायके में पुष्पा देवी, प्रज्ञा की माँ, फ़ोन पर बेटी से बात करती है, कैसी हो बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है माँ, अपने घर में जो सुकून है वो वहाँ कहाँ था? सुकून? पुष्पा देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर तुम बहुत जल्दी भूल गई कि तुमने अपना घर नहीं, अपने रिश्ते छोड़े हैं। प्रज्ञा झल्लाई, आप भी वही रट लगाए रखो माँ, आप तो हमेशा ससुराल वालों की ही बात करती हो। क्योंकि हमने वही सीखा है बेटी, रिश्ते निभाना, तोड़ना नहीं। 3 सप्ताह बाद राजीव की तबीयत खराब हो गई, बुखार, खांसी, कमज़ोरी। प्रज्ञा ने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन ना माँ की सेवा थी, ना बुआ जी का काढ़ा। राजीव बिस्तर पर लेटा बड़बड़ा रहा था, माँ वो तुलसी वाला काढ़ा दे दूँ ना? प्रज्ञा का दिल एक पल को कांप उठा। उसी रात प्रज्ञा ने ससुराल में फ़ोन किया, माँ जी, राजीव को तेज बुखार है, क्या आप एक बार आ सकती हैं? कमला देवी ने एक पल को मौन साधा, फिर बोली, बेटी तू भले ही हमें भूल गई, लेकिन हम तुम लोगों को नहीं भूले हैं। मैं अभी आती हूँ, तो चिंता ना कर। कमला देवी सुबह सुबह गुलमोहर अपार्टमेंट पहुंची। उनके हाथ में एक थैले में तुलसी, अदरक और हल्दी रखा था, और मन में मिला जुला भाव, नाराज़गी, चिंता और एक माँ का सहज प्रेम। हाँ आइए, देखिए इनका बुखार तो जा ही नहीं रहा है, प्रज्ञा ने दरवाज़ा खोलते ही उदासी भरे स्वर में कहा। कमला देवी ने सिर पर पल्ला ठीक करते हुए कहा, बेटे ने बुलाया है, माँ कैसे ना आती? राजीव कमरे में बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों में माँ को देखकर आंसू तैर आए। माँ आप आ गई, अब मुझे कुछ नहीं होगा। कमला देवी ने माथा सहलाया, कुछ नहीं होगा बेटा, माँ की रसोई, माँ की ममता दोनों ले आई हूँ। प्रज्ञा चुपचाप खड़ी रही। उसके होठ सीले थे और मन किसी अजीब सी उलझन में डूबा था। रसोई में कमला देवी बर्तन खनकाते हुए चाय बना रही थी, तभी प्रज्ञा अंदर आई। माँ आप बैठ जाइए, मैं बना देती हूँ। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा है, वैसे भी तेरे हाथ की चाय तो पिए जमाना हो गया। प्रज्ञा चुप रही। उसका मन कह रहा था, क्या मैं वाकई इस घर की बहू हूँ? राजीव माँ के आ जाने से बहुत खुश था। कमला देवी भी बेटे को देखकर बहुत खुश थी। बहुत दिनों बाद उसे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना खिलाया। राजीव को बहुत ही संतुष्टि मिली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उधर प्रज्ञा के मायके में पुष्पा देवी और सुरेश बाबू आपस में बात कर रहे थे। अब तो लगता है बेटी अपनी गलती समझेगी, पुष्पा देवी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमें भी उससे खुलकर बात करनी होगी। रिश्तों से भागकर कोई सुखी नहीं होता। 2 दिनों बाद प्रज्ञा अपने मायके गई। माँ ने प्यार से गले लगाया, लेकिन इस बार लाड़ के साथ कुछ कठोरता भी थी। बैठ प्रज्ञा, तुझसे बात करनी है। क्या हुआ माँ? प्रज्ञा ने चौंकते हुए पूछा। सुरेश बाबू बोले, बिटिया तूने घर छोड़ा, समझ सकते हैं, पर क्या तुझे सच में लगता है कि तूने सही किया? प्रज्ञा तुनक कर बोली, हाँ पापा,
मुझे वहाँ घुटन होती थी। सब मुझे कंट्रोल करना चाहते थे। पुष्पा देवी ने गहरी सांस ली। तो तूने उन रिश्तों को छोड़ दिया जिन्होंने तुझे बहू नहीं बेटी माना? माँ, मुझे इज्जत चाहिए थी। इज्जत मांगने से नहीं कमाने से मिलती है प्रज्ञा। माँ की आवाज़ सख्त हो गई। तूने उस घर को अपना माना ही कब था जो तुझे वो सम्मान चाहिए था? तू ही बता, क्या बहू ऐसी होती है जो अपने कमरे में ही हमेशा रहे, जिसे किसी से मतलब ही ना हो? प्रज्ञा हक्की बक्की रह गई। पुष्पा देवी ने आगे कहा, मैंने भी तेरी दादी सास की तीखी बातों को मुस्कुराकर सुना, क्योंकि मुझे पता था कि घर जोड़ने के लिए मैं अगर एक कदम पीछे लूँगी तो पूरा परिवार मेरे साथ आगे बढ़ेगा। सन्नाटा छा गया। प्रज्ञा ने धीमे से पूछा, मतलब मेरी गलती है माँ? पिता सुरेश बाबू बोले, गलती सबकी होती है, लेकिन अहंकार सबसे बड़ी गलती बन जाती है। प्रज्ञा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उधर गुलमोहन अपार्टमेंट में राजीव पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। माँ की प्यार और देखभाल के कारण अब उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई थी। एक दिन कमला देवी वापस अपने घर लौटने को हुई तो दरवाजे पर खड़ी प्रज्ञा बोली, माँ, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हैं? कमला देवी मुस्कुराई। बेटी, मैं तुझसे नाराज़ ही कब थी? जो भी तूने किया वो सब तेरी नासमझी थी, इसलिए मैंने तुझे रोका नहीं। मैं चाहती थी कि तुझे सही समझ आ जाए और एहसास हो जाए कि अपने अपने ही होते हैं। अगली सुबह प्रज्ञा ने धीमे से कहा, राजीव, क्या हम वापस घर चले? राजीव की आंखें भर आई। तुम्हें ये बात अब कहने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ साथ चलने की ज़रूरत है। उसी शाम प्रज्ञा ने कमला देवी के पैर छुए। माँ, मुझे फिर से अपने घर की दहलीज पार करने की इजाज़त दें। मैं वापस वही बहू बनना चाहती हूँ जो रिश्तों को समझे, तोड़े नहीं। कमला देवी ने भर्राए गले से कहा, बेटा, घर की दहलीज नहीं, दिल की दहलीज पार करनी होती है। तू लौटा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब राजीव और प्रज्ञा घर लौटे, दरवाजे पर शालिनी खड़ी थी। उसकी आंखों में हैरानी और लंबों पर तंज की हल्की रेखा। शालिनी, काम वाली, चंदा सब दरवाजे पर खड़े इंतज़ार कर रहे थे। ओहो, भाभी जी की वापसी हो रही है। लो, महारानी वापस आ गई। और कैसे हो भाभी भैया? प्रज्ञा, इस बार दरवाजे की चौखट लांघने नहीं सवारने आई हूँ। प्रज्ञा ने सिर झुका लिया। शालिनी, अगर तुम्हें मेरे किसी व्यवहार से दुख पहुँचा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। शालिनी चौंक गई। ये वही प्रज्ञा थी जो उसे ज़रा सा भी तवज्जो नहीं देती थी। चंदा, दीदी, अब सब कुछ वैसा ही हो जैसे पहले था। नहीं चंदा, अब पहले से भी बेहतर होगा। पीछे से बुआ जी की आवाज़ आई। अरे वाह, आज तो अमावस में भी पूनम निकली है। आजा बहू, हम सबका इंतज़ार तुझे फिर से अपनाने के लिए कब से था। हरिराम जी अखबार मोड़ते हुए बोले, घर से अगर प्यार चला जाए तो दरवाजे भी सुनसान लगते हैं, लेकिन आज लगता है जैसे फिर से जीवन लौटा है। रात को पूरे परिवार के साथ डिनर खाने की मेज पर सब जमा थे। हर कोई साथ बैठा था। हंसी ठिठोली, बातचीत और एकता का एहसास, मानो घर फिर से घर बन गया था। राजीव, माँ, अब हम यहीं रहेंगे सबके साथ, कोई अलगाव नहीं। कमला देवी, और मैं वादा करती हूँ अब मैं बहू को बेटी से कम नहीं समझूंगी। बुआ जी अपनी आदत के अनुसार चुटकी लेने से बाज नहीं आई। अरे प्रज्ञा, आज के खाने में तो बहुत स्वाद है, लगता है हमसे अलग होकर तुझे खाने बनाने का सहूर भी आ गया। सब हंस दिए। कमला देवी ने दाल में घी डालते हुए कहा, आज के खाने में सास बहू के प्रेम का नया स्वाद मिला है, इसलिए बात कुछ और ही है। प्रज्ञा ने पहली बार अपनी सासू माँ के हाथ से खाना लिया और कहा, अब से ये हाथ सिर्फ सेवा नहीं करेंगे, साथ भी देंगे। 2 दिन बाद प्रज्ञा के मायके में पुष्पा देवी के घर में मिठाई लेकर आई। क्या हुआ? सुरेश बाबू ने पूछा। प्रज्ञा की छोटी बहन खुशबू ने कहा, दीदी ससुराल लौट गई और इस बार सच्चे मन से। पुष्पा देवी मुस्कुराई। बहू बनने में समय लगता है, लेकिन रिश्तों को समझना एक पल का काम होता है, अगर दिल साफ हो। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी भी शालिनी के मन में कुछ खटास बाकी थी। रीना और सीमा, प्रज्ञा की पुरानी सहेलियां, अब भी उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी और समाज में कुछ लोग अब भी ताने कसने से बाज नहीं आते। कमला जीजी, सुना है प्रज्ञा बहू वापस आ गई?
लगता है 2 महीने भी नहीं संभाल पाई अपनी गृहस्थी। अब लौट आई है। कहाँ गई थी अपने हक की लड़ाई वाली बातें? पड़ोस की चाची, मिश्रा जी की पत्नी सुबह की सब्जी खरीदते हुए कमला देवी से बोली, अब अपनी बहू को सिर पर चढ़ाकर मत रखिए, जरा उसे ज़मीन पर भी उतरने दीजिए। जरा संभल के रहिए बहन जी। कमला देवी मुस्कुराई, जो लौट आता है वो खुद बदल कर आता है। अब हमें उसकी नीयत देखनी है, ना कि नीयत पर शक करना है। उसी दिन आंगन में शालिनी प्रज्ञा से तिरछी मुस्कान लिए बोली, भाभी, ये आपकी बनाई खीर है। इतनी मीठी तो बातें भी ना थी आपके पास पहले। प्रज्ञा ने थाली रखते हुए कहा, अब बातों में मिठास लानी है ताकि रिश्तों में फिर से स्वाद आ सके। बुआ जी वहीं बैठी थी, उन्होंने चुटकी ली। हमें तो शक है बहू ने नई रेसिपी के साथ नया स्वभाव भी इंटरनेट से डाउनलोड किया है। सब खिलखिला उठे, लेकिन शालिनी के चेहरे पर अब भी संदेह की लकीरें थी। एक दिन उसकी सहेलियां रीना और सीमा का आगमन हुआ। रीना, अरे वाह, तू तो सच में बहू बनी बैठी है। झाड़ू पोछा भी करती है क्या अब? सीमा, या सिर्फ ड्रामा चल रहा है ताकि सास ससुर को इमोशनल फूल बनाकर ये घर अपने नाम करवा लूं? प्रज्ञा सब सुन रही थी और चुपचाप मुस्कुराई। क्यों चुप है? हमारी बातें अब नहीं जमती क्या? रीना ने ताना दिया। प्रज्ञा ने शांत स्वर में कहा, नहीं रीना, अब मेरे लिए रिश्तों की अहमियत बनावटी बातों से बड़ी हो गई है। तुम दोनों अब भी वही हो। बंद करो अपनी दकियानूसी बातें। मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। रीना का चेहरा लाल हो गया। तो अब तू हमें नीचा दिखाएगी? नहीं, मैं बस अब खुद को ऊंचा उठाना चाहती हूँ। दोनों सहेलियाँ चिढ़ती हुई चली गई। बुआ जी पीछे से बोली, वाह बिटिया, आज तूने पहली बार लगा कि तूने बहू नहीं, एक बेटी जैसी समझदारी दिखाई। एक शाम कॉलोनी के सामूहिक सत्संग में कमला देवी, हरिराम जी, शालिनी और प्रज्ञा साथ में सत्संग में पहुँचे थे। भजन चल रहा था, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। तभी रेखा नाम की औरत, जो कमला देवी की पुरानी पड़ोसन थी, धीरे से फुसफुसाई, अब तो तुम्हारी बहू बहुत सीधी बन गई है, वरना उसकी तो बड़ी धाक थी, अलग होकर रहती थी ना। कमला देवी गंभीरता से, रेखा, जब धूप से कोई जल जाए तो क्या सूरज को दोष देते हैं? नहीं ना, मेरी बहू भी उजाले जैसी है। अब अगर किसी को उसकी रोशनी से तकलीफ हो तो वो अंधेरे में जीने को स्वतंत्र है। रेखा चुप हो गई। एक दिन प्रज्ञा ने कमला देवी से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि कॉलोनी में ही गरीब महिलाओं के लिए सिलाई और स्वावलंबन की कक्षा शुरू करें। मैं इसमें मदद करना चाहती हूँ। कमला देवी और हरिराम जी ने गौर से देखा। तू वाकई अब सिर्फ घर नहीं, समाज भी संभालना चाहती है? उन्होंने पूछा। प्रज्ञा ने सिर हिलाया। हाँ पापा जी, अब मैं अलग होने की जगह कुछ अलग करने में विश्वास रखती हूँ। शुरुआत में कुछ महिलाएं आईं, संकोच में, संदेह में, लेकिन प्रज्ञा की मधुर वाणी, समर्पण और सहयोग ने सबका दिल जीत लिया। शालिनी भी दूर से देख रही थी और धीरे धीरे उसका मन भी पिघलने लगा। रात को शालिनी ने कमरे में आकर कहा, भाभी, वो जो अच्छी और समझदारी वाली बातें तुमने आज की महिलाओं से की, वो सचमुच दिल को छू गई। प्रज्ञा ने कहा, क्योंकि मैंने खुद अहंकार से दूरी बनाकर ही ये समझदारी वाली बातें पाई हैं। अब जब प्रज्ञा बदल चुकी है, उसके आसपास का परिवेश भी बदलने लगा। गोकुल धाम सोसाइटी के बाहर लगी बैनर पर लिखा था, शक्ति संस्कार महिला केंद्र, संयोजक श्रीमती प्रज्ञा राजीव वर्मा। आसपास की कॉलोनी से महिलाएं, लड़कियां सिलाई सीखने, परामर्श लेने और आत्मनिर्भर बनने के लिए आने लगी थीं। मीडिया से लेकर नगर निगम तक अब सब जगह प्रज्ञा का नाम चर्चा में था। कमला देवी और हरिराम जी एक कोने में बैठे समाचार देख रहे थे। टीवी एंकर, जहां अधिकतर बहुएं सास ससुर से अलग रहने को स्वतंत्रता मानती हैं, वही श्रीमती प्रज्ञा वर्मा ने परिवार को साथ रखते हुए एक सशक्त कदम उठाया है। कमला देवी की आंखों में गर्व छलक आया। देखिए जी, जिसे हम कल तक बचपने वाली बहू समझते थे, आज वही बहू मोहल्ले की महिलाओं की शक्ति दीदी बन चुकी है। हरिराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहते हैं, परिपक्वता समय नहीं, अनुभव से आती है, लेकिन हर सफलता के साथ आती है ईर्ष्या। शालिनी की सहेली संगीता ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे वाह,
अब तो तेरी भाभी पूरे कॉलोनी की स्टार बन गई है और तू तो तेरे परिवार के बस नाम की बेटी है। शालिनी ने हंसते हुए टालने की कोशिश की। अरे नहीं, वो मेहनत कर रही हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उसे टीस सी उठी। रात को शालिनी ने बुआ जी से कहा, बुआ अब सब प्रज्ञा प्रज्ञा करते हैं। अब तो जैसे कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है। माँ पापा भी अब भाभी की बातों को ही महत्व देते हैं। बुआ जी ने गहरा व्यंग मारा। बेटी, ये सब बातें दिल पे मत रख। अगर तुझे कुछ करना है तो करके दिखा, क्योंकि सम्मान कमाया जाता है। तेरी भाभी ने कमाया है वह, और तू चाहती है तो तू भी कुछ कर बिटिया। शालिनी चुप हो गई। कुछ दिन बाद प्रज्ञा को महिला विकास सम्मेलन में गृहलक्ष्मी सम्मान से नवाजा गया। राजीव उसकी साड़ी की पिन लगा रहा था। अब तो मेरी पत्नी पब्लिक फिगर हो गई है। प्रज्ञा हंसी। हाँ, लेकिन घर का सारा सम्मान तुम्हारे परिवार से ही तो मिला है। अब मैं जान चुकी हूँ, एकता में ही शक्ति है। राजीव भावुक उठा। लेकिन तब एक चिट्ठी आती है। पोस्टमैन दरवाजे पर आता है। प्रज्ञा जी के नाम है, महिला सामाजिक समिति से। कमला देवी ने चौंकते हुए पूछा, क्या लिखा है? चिट्ठी पढ़ते ही प्रज्ञा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या हुआ बेटा? हरिराम जी चिंतित हो गए। माँ, किसी ने मेरे खिलाफ शिकायत की है कि मेरे केंद्र में पैसा लिया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन हो रहा है। बुआ जी, हाय राम, ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। कौन किया होगा ऐसा? शालिनी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन मन अशांत था। अगली सुबह तहसील से जांच अधिकारी घर पहुंचते हैं। हमें आपकी संस्था का निरीक्षण करना है। कई अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है। प्रज्ञा की आंखें भर आई। सर, ये संस्था सेवा भाव से चलाई जाती है, कोई पैसा नहीं लिया गया है। हमें रिकॉर्ड दिखाइए। फाइलें खोली गईं, दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जांच पूरी हुई। अफसर बोले, आपके काम में कोई खामी नहीं मिली, शिकायत झूठी थी। सब ने राहत की सांस ली, लेकिन इस अफवाह से प्रज्ञा का दिल टूट गया। रात को प्रज्ञा अपने कमरे में बैठी थी। जिस घर ने मुझे स्वीकारा, उसी घर से कोई मेरा नाम मिटाना चाहता है क्या? बुआ जी धीरे से आई। बहू, जिंदगी में जब लोग आपकी पीठ पीछे बोले तो समझ लो आप उनसे आगे निकल चुकी हो। पर बुआ जी, ये चोट अपनों से मिली है, तो माफ़ कर दो बेटा। कड़वाहट रखोगी तो वो जहर बन जाएगी, और मिठास रखोगी तो वो रिश्ता बन जाएगी। प्रज्ञा की आंखों से अश्रु बह निकले। कौन है वो जो प्रज्ञा की छवि बिगाड़ना चाहता है? सुबह के 8 बजे चाय की चुस्कियों के बीच घर में एक असहज चुप्पी थी। कमला देवी सबके लिए नाश्ता परोस रही थी, लेकिन उनकी नज़रें बार बार शालिनी पर ठहर रही थी, जो आजकल बेहद चुप और खोई खोई रहती थी। प्रज्ञा, जो हमेशा अपनी बात मज़े में कहती थी, आज खामोश थी। ना वो किसी से नज़रें मिला रही थी, ना हंसी के लहजे में बात कर रही थी। तभी बुआ जी ने चुटकी ली। अरे बहू, तेरी मुस्कान को क्या हो गया? कहीं समाज सेवा का सम्मान मुस्कान निगल गया क्या? सबके चेहरे फीकी सी हंसी से भर गए, सिवाय शालिनी के। उसी दिन दोपहर को प्रज्ञा कपड़े तह कर रही थी कि पीछे से धीमी आवाज़ आई। भाभी, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। प्रज्ञा पलटी। शालिनी खड़ी थी, झुकी आंखों और कांपते होठों के साथ। वो शिकायत जो महिला समिति में भेजी गई थी, वो मैंने ही भेजी थी। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों शालिनी, क्यों? उसका गला रुंध गया। शालिनी फूट पड़ी। मुझे जलन थी। सब लोग तुम्हारी तारीफ करने लगे थे। मुझे लगा मैं इस घर की बेटी होकर भी परछाई बनकर रह गई हूँ। प्रज्ञा की आंखें भर आई, लेकिन स्वर में अब गुस्सा नहीं, एक गहरा दर्द था। शालिनी, मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती थी। मैं तो बस उस बहू की पहचान बनना चाहती थी जिसे मैंने खुद की गलतियां करके खो दिया था। शालिनी ने रोते हुए प्रज्ञा के पैर छुए। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे अपने मन का कचरा समझ नहीं आया और मैंने तुम्हारे उजाले पर कालिख पोतने की कोशिश की। प्रज्ञा ने उसे उठाया, गले लगाया। अब हम एक दूसरे की परछाई नहीं, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बुआ जी पीछे से बोल पड़ी। वाह, लगता है अब सास बहू से ज़्यादा कहानी ननद भाभी के मेल तक पहुंच चुकी है। अगले दिन शाम को, जहां पहले ताने कसने वाले मिश्रा जी अब कह रहे थे, प्रज्ञा ने तो गोकुल धाम की इज्जत बचा ली। कमला देवी ने सिर ऊंचा किया। हमने एक बहू नहीं, एक संस्कारी बेटी को पाया है। पर उसी शाम एक औरत जिसका नाम कल्पना था घर आती है।
अजनबी सी, शांत। मैं राजीव जी से मिलना चाहती हूँ। सब चौंकते हैं। प्रज्ञा, कौन है आप? मैं कल्पना शुक्ला हूँ, राजीव की ऑफिस की पुरानी कलीग और एक वक्त पर उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त और ख़ास। प्रज्ञा का चेहरा कठोर हो गया। कमला देवी, बेटी क्या बात है, साफ साफ बताओ। कल्पना ने झिझकते हुए कहा, मैं कुछ महीनों से राजीव जी से संपर्क में नहीं थी, पर हाल ही में जब सुना कि उनकी तबीयत खराब थी और आपने ही सब संभाला तो दिल में कुछ कहने की हिम्मत आई। प्रज्ञा सन्न रह गई। कल्पना अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी। सबकी नज़रें राजीव को तलाश रही थी, जो बैठक से निकलकर अब दरवाजे तक पहुंच चुका था। राजीव ने कल्पना को देखकर चौंकते हुए कहा, कल्पना तुम यहाँ? प्रज्ञा का चेहरा गहराता गया। कमला देवी और हरिराम जी दोनों चुप थे। कल्पना बोली, मैं जानती हूँ ये समय सही नहीं है, लेकिन कुछ बातें अनकही रही थी। राजीव झिझकते हुए बोला, अब उनके कहने का समय निकल चुका है कल्पना। प्रज्ञा बीच में बोल पड़ी, कौन है ये और तुम्हारे जीवन में इनकी भूमिका क्या है राजीव? राजीव, प्रज्ञा कुछ साल पहले ऑफिस में ये मेरी दोस्त थी। हम बहुत करीब थे, पर मैं उससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सका क्योंकि मैं माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना चाहता था और तब तुम मेरी ज़िंदगी में आई। कल्पना, सच यही है, लेकिन राजीव ने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। मैं ही भ्रम में रही। मैंने ही सोचा कि शायद हमारी कहानी अधूरी नहीं रही। कमला देवी ने हस्तक्षेप किया, बेटी तुम्हारे आने से कोई समस्या नहीं, लेकिन बहू और बेटे का रिश्ता नाजुक है। कृपया इसे कोई और मोड़ मत दो। कल्पना ने आंसू पोंछे, मैं बस ये देखने आई थी राजीव की जीवन संगिनी कैसी है, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसे प्रज्ञा जैसी पत्नी मिली। इतना कहकर कल्पना वापस चली आती है, लेकिन कल्पना के आगमन से प्रज्ञा और राजीव के रिश्ते में हलचल आ गई थी। रात को राजीव और प्रज्ञा के बीच, तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई पहले? राजीव, क्योंकि मैं सोचता था गुजरा हुआ कल हमारे आज को जरूरी नहीं छुए और मेरी नज़र में तुम्हारे साथ हर रिश्ता सच्चा था। प्रज्ञा की आवाज़ भीग गई। मैंने पहले घर तोड़ा था, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। राजीव ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने लौटकर सब कुछ जोड़ा है, अब बिखरने की कोई वजह नहीं बचती। अगले दिन रसोई में बुआ जी और शालिनी। देख शालिनी, रिश्तों में तीसरी परछाई जितनी भी हल्की हो, शक की छाया बन ही जाती है। शालिनी, लेकिन भाभी ने तो कमाल की समझदारी दिखाई बुआ। मैं होती तो तूफान ला देती घर में। बुआ जी, इसीलिए तो वो अब हमारी बहू से बेटी बन गई है और तू बेटी से दोस्त बनने के रास्ते पर। दोनों हंस पड़ी। कुछ दिन बाद महिला केंद्र में एक कार्यशाला प्रज्ञा मंच पर खड़ी होकर बोल रही थी, रिश्तों में ज़रूरी नहीं कि बाहरी ताकतें ही तोड़ डाले। कई बार हमारा अंदरूनी शक, हमारी अहंकार की चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा बनती है, और जो रिश्ता संवाद से चलता है वही तूफानों में भी टिकता है। तालियों की गड़गड़ाहट ने उस सच को स्वीकार किया। गोकुलधाम कॉलोनी का माहौल फिर गर्मा गया था। कल्पना भले ही चली गई हो, लेकिन उसकी छाया अब भी लोगों की जुबान पर थी। मेहता जी के दरवाजे के सामने चार महिलाएं चाय की प्याली में तूफान ले आई थीं। अरे बहन, वो प्रज्ञा तो बड़ी संभ्रांत निकली, लेकिन कल्पना वाली बात तो हजम नहीं हुई। हाँ हाँ, औरत अगर सब माफ़ कर दे तो देवी, लेकिन ज़रा आवाज़ ऊंची करे तो डायन। मर्द कुछ भी करे, औरतों को ही ठहराया जाता है दोषी। ठीक उसी वक्त महिला मंडल की अध्यक्ष मालती देवी वहां से गुजर रही थी। उन्होंने सबकी बात सुनी, फिर ठहर कर बोली, जो औरत रिश्तों की मरम्मत कर सके वही असली स्त्री है, और जिसने माफ़ करना सीख लिया वो कमज़ोर नहीं, सबसे ताकतवर होती है। चारों महिलाएं बगले झाँकने लगी। उधर घर में शालिनी, बुआ जी और कमला देवी के बीच चर्चा होती है। बुआ जी, हमारे समय में तो औरत बस सहती थी, लेकिन अब की औरतें बोलती हैं, लेकिन बोलते बोलते रिश्ता तोड़ देती हैं। कमला देवी, लेकिन प्रज्ञा बहू ने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ा है। उसने तो हमारी परंपरा में आधुनिकता घोल दी। शालिनी, माँ, सच कहूँ तो भाभी जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। उसी शाम प्रज्ञा के मायके से माँ और पापा आए। प्रज्ञा की माँ पुष्पा देवी, बेटी, सुना है कल्पना नाम की कोई औरत आई थी जो राजीव के साथ काम करती थी? प्रज्ञा मुस्कुराकर, हाँ माँ, आई थी, पर मैंने समझदारी से फैसला लिया
इसलिए बात ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। पिता सुरेश जी, बेटा तूने बहुत सही फैसला लिया, हमें तुझ पर बहुत गर्व है। उसी रात राजीव और प्रज्ञा की बातचीत होती है। राजीव, तुम्हारे साथ ने मुझे भी सिखाया है कि डर कर नहीं, डट कर रिश्ते निभाने चाहिए। प्रज्ञा, और मैंने सीखा है कि पति को बस प्रेम नहीं, विश्वास भी देना होता है, और पत्नी को सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। गलतफहमियों की राख में अब एक नया विश्वास पनप चुका था। एक दिन हरिराम जी बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कमला देवी प्रज्ञा के साथ रसोई में सब्जी काट रही थी। राजीव ने ऑफिस से लौटते हुए कहा, आज ऑफिस में सबने कहा आप बहुत लकी हो जो पत्नी और माता पिता सबके साथ रहते हो। प्रज्ञा मुस्कुराई, लकी वो होता है जो रिश्ते निभाए और रिश्ते निभाने के लिए खुद को थोड़ा बदल दे। एक दिन प्रज्ञा मुस्कुराते हुए, कल मैं सब पड़ोसियों को चाय पर बुला रही हूँ। अगले दिन शाम को फ्लैट में हलचल थी। 4 पड़ोसी परिवार आ चुके थे। मिस्टर वर्मा, एक अग्रवाल दंपति और मिश्रा अंकल आंटी। मिसेस खन्ना, कमला, तुम्हारी बहू तो बड़ी शालीन और सुंदर है, कितनी अच्छे से बात करती है। कमला, हाँ, मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व है, वो मेरी बहू नहीं अब बेटी बन गई है। प्रज्ञा थोड़ी शर्माई लेकिन अंदर से प्रसन्न हुई। रात को राजीव और प्रज्ञा के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक। राजीव, तुम दिन भर इतनी एक्टिव कैसे रहती हो? ऑफिस से आकर मुझे तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। प्रज्ञा, आप लोगों के प्रेम की वजह से ही मुझे ये सब करने की हिम्मत मिलती है। राजीव हंसते हुए, तुम्हारी बातें तो बहुत ही प्यारी हैं। उधर कमला देवी धीरे धीरे पड़ोस की महिलाओं के साथ जुड़ने लगी। किटी पार्टी, सत्संग, योग क्लास वे सब करने लगी जो उन्होंने कभी नहीं किया। हरिराम जी भी अपने कॉलोनी में एक वृद्धजन संघ की शुरुआत करते हैं। एक शाम उन्होंने प्रज्ञा से कहा, बिटिया, तूने तो हम बूढ़ों की ज़िंदगी में नई हवा भर दी। प्रज्ञा मुस्कुराकर, आप सबका आशीर्वाद ही है जो मेरे हौसले बने रहते हैं। एक दिन प्रज्ञा बाहर से लौटी ही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। राजीव के चचेरे भाई विक्रांत और उनकी पत्नी प्रिया दरवाजे पर खड़े थे, साथ में उनका 2 साल का बेटा युवान। प्रज्ञा, अरे वाह, आप लोग अचानक? विक्रांत हंसते हुए, भाभी, अब तो अपना ही घर है, बिना बताए आना तो बनता है। कमला देवी ने युवान को गोद में लिया, राजा बेटा आ गया, अब ये घर सच में घर लग रहा है। रात को डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे थे। हंसी मजाक, बच्चों की किलकारियाँ और पुराने दिनों की बातें हो रही थी। प्रिया प्रज्ञा से, प्रज्ञा, तुम्हारे बदले हुए रूप ने सचमुच बहुत ही बदलाव ला दिया है पूरे परिवार में। आज सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। प्रज्ञा मुस्कुराई, लेकिन तभी प्रिया धीरे से बोली, लेकिन हमें एक बात बतानी है। कमला देवी, क्या बात है बहू? विक्रांत संकोच से, मेरी नौकरी चली गई है और बैंक लोन की किस्तें भी बकाया है। हरिराम जी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? विक्रांत, मैं डर रहा था, शर्म आ रही थी। राजीव, भाई हम सब साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन घर में परिवार की बैठक होती है। प्रज्ञा, अब समय है कि हम सिर्फ साथ रहे नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा भी बने। विक्रांत और प्रिया हमारे साथ रहेंगे। घर बड़ा नहीं सही लेकिन दिलों में जगह काफ़ी है। हरिराम जी भावुक होकर, अब समझ आया परिवार का असली अर्थ क्या होता है। सप्ताह भर बाद एक दिन राजीव ऑफिस से लौटते हैं। प्रज्ञा, आज ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट आई, मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। कमला देवी, बेटा ये तुम्हारे कर्म की जीत है और बहू के भरोसे की भी। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए, इस बार कोई ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ ना? राजीव हंसते हुए, नहीं, इस बार सिर्फ सम्मान मिला है। शाम को सभी मिलकर छत पर बैठते हैं, चाय, समोसे और ढेर सारी बातें। उधर ऑफिस में राजीव की टीम में एक नया मैनेजर जुड़ा था, आदित्य मिश्रा, बहुत चतुर, चालाक और बातूनी। आदित्य अपने एक सहकर्मी से, राजीव को देखो, भोला है लेकिन प्रमोशन ले गया, अब अगले राउंड में मेरा नंबर है, चाहे जो करना पड़े। सहकर्मी मोहन मुस्कुराकर, कहीं ये कुछ भी राजीव का पत्ता कट करके तो नहीं होगा? तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। रात को घर पर राजीव थका हुआ लौटा। प्रज्ञा,
बहुत थके लग रहे हो। राजीव, हाँ ऑफिस में अब आदित्य मिश्रा आया है, हर बात में घुसे रहता है। प्रज्ञा, तो अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। ये कोई परिवार का झगड़ा नहीं है, ये ऑफिस की बात है। इसी बीच एक दिन राजीव को झूठे भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। कमला देवी, हे भगवान ये क्या हो गया। राजीव शांत पर तेजी से, मैं जानता हूँ ये आदित्य और मोहन की चाल है। हरिराम जी, लेकिन सबूत। प्रज्ञा, सबूत ढूंढने नहीं बनाने पड़ते हैं और ये काम मैं करूँगी, एक पत्नी, एक बहू और एक औरत की तरह। अगले दिन प्रज्ञा ऑफिस गई और एक पुराने मित्र अनुराग से मिली जो साइबर विभाग में था। प्रज्ञा, अनुराग, क्या तुम ऑफिस के सर्वर में हुई मेल्स और चैट्स का लॉग निकाल सकते हो। अनुराग संकोच से, प्रज्ञा, ये नियमों के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि ये न्याय की बात है। मैं कोशिश करूँगा। 3 दिन बाद अनुराग ने एक पेन ड्राइव दी। अनुराग, इसमें वो सब है जो आदित्य और मोहन ने प्लान किया। ऑफिस के सिस्टम से भेजे गए मेल, व्हाट्सएप चैट, बैकअप, सब। प्रज्ञा, अब देखना कैसे झूठ का महल गिराया जाता है। उसने डायरी में लिखा, जब कोई हमारे सामने दीवार खड़ी करता है तो हम रास्ता नहीं बदलते, हम दीवार में दरारें ढूंढते हैं, क्योंकि सच्चाई की हथौड़ी हर झूठ को तोड़ देती है। सुबह राजीव का ऑफिस। प्रज्ञा, कमला देवी, हरिराम जी और अनुराग के साथ ऑफिस पहुंची। पूरे ऑफिस में हलचल थी। प्रज्ञा रिसेप्शन पर, मुझे एचआर हेड मिस किरण शर्मा से मिलना है, अर्जेंट। मिस किरण शर्मा आश्चर्य से, आप कौन हैं। प्रज्ञा, मैं राजीव वर्मा की पत्नी हूँ और उनके ऊपर लगे आरोपों को बेनकाब करने आई हूँ। बोर्ड रूम में प्रेजेंटेशन के दौरान प्रज्ञा ने पेन ड्राइव लगाई और स्क्रीन पर दिखाया, आदित्य और उसके सहकर्मी मोहन के बीच की ईमेल्स, उसे फंसाने के लिए मीटिंग रूम का कैमरा ऑफ करवा देना, व्हाट्सएप चैट्स। अगर राजीव हटा तो मैं अगला मैनेजर बनूंगा। एचआर में मेरी पहचान है, आरोप लगाने में देर नहीं लगेगी। पूरा कमरा सन्न। राजीव की आंखें भर आई। मिस किरण वर्मा, मिस्टर आदित्य, क्या ये सच है। आदित्य घबराकर, मुझे मुझे फंसाया जा रहा है। अनुराग, ये सर्वर के बैकअप से निकाला गया है, फर्जी नहीं है और मैं विभाग का तकनीकी अधिकारी हूँ। मिस किरण वर्मा गंभीर लहजे में, मिस्टर आदित्य और मिस्टर मोहन, आप दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और मामला पुलिस को सौंपा जाएगा। सभी तालियां बजाने लगे। बाहर निकलते हुए राजीव ने प्रज्ञा का हाथ थामा। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, लेकिन आज तुमने साबित किया कि तुम मेरी ढाल हो। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए, पत्नी सिर्फ सिंदूर की रेखा नहीं होती, वो ज़रूरत पड़ने पर लकीरें भी खींच सकती है। घर लौटकर एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। शालिनी ने हलवा बनाया, कमला देवी ने नारियल फोड़ा। हरिराम जी, आज पहली बार मुझे लगा कि हमारी बहू सिर्फ बहू नहीं, इस घर की असली ताकत है। अगर एक बहू चाहे तो घर टूट सकता है, लेकिन वही बहू अगर समझदारी से चले तो टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं। 1 हफ्ता बीत गया, घर में सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन कुछ तो था जो राजीव और प्रज्ञा के बीच अनकहा सा रह गया था। एक सुबह बालकनी में चाय पीते हुए राजीव, प्रज्ञा, अब जब सब ठीक हो गया है तो एक बात पूछूं। प्रज्ञा चौंक कर, हाँ। राजीव, अगर माँ पिताजी कभी पुरानी बातों को जिक्र करे या कोई रिश्तेदार तुम्हें कोई ताना दे तो क्या तुम फिर से साथ रहना पसंद करोगी। प्रज्ञा थोड़ी देर चुप रहकर, मैं इंसानों को छोड़ती नहीं, उनकी गलतियाँ छोड़ देती हूँ और अब मैं बदल गई हूँ, मेरे देखने का नज़रिया भी बदल गया है। उसी शाम मायके में प्रज्ञा की माँ पुष्पा देवी अपने पति सुरेश जी से बात कर रही थी। राजीव और प्रज्ञा में अब परिपक्वता आ गई है। सुरेश जी, हाँ, लेकिन खुशबू के व्यवहार से मैं चिंतित हूँ। शादी के 3 महीने बाद ही पति से झगड़े करने लगी है। पुष्पा देवी, क्योंकि उसने बहन को सिर उठाकर लड़ते देखा, लेकिन ये नहीं सीखा कि कब झुकना रिश्तों को बचा लेना है। अगले दिन खुशबू अपनी बहन प्रज्ञा से मिलने आई। खुशबू गुस्से में, दीदी तुम तो कहती थी कि बहू को अपनी इज्जत के लिए खड़ा होना चाहिए, फिर अब क्यों अपने सास ससुर की सारी बातें सर झुकाकर सुनती हो, उनकी हर आज्ञा मानती हो। प्रज्ञा धैर्य से, खड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन लड़ते रहना समझदारी नहीं। मैंने रिश्ते को
टूटने नहीं दिया, बस अपनी जगह बना ली है। खुशबू, लेकिन मैं भी अपने पति से हर बात में बराबरी चाहती हूँ। प्रज्ञा, बराबरी का मतलब हर बार टकराना नहीं होता खुशबू, कभी कभी मौन भी ताकत बनता है। प्रज्ञा की बातें खुशबू के मन में घर कर गई। पहली बार उसने आत्ममंथन किया। संबंध कोई युद्ध नहीं होते जहाँ जीतना हो, ये तो नाव है जिसमें सबको साथ बैठकर खेना होता है। राजीव और प्रज्ञा ने साथ में मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया। कमला देवी, प्रज्ञा आज घर फिर से घर लग रहा है। हरिराम जी और बहू, तुम अब इस घर की मजबूत दीवार बन गई हो। खुशबू का घर। दोपहर का समय। खुशबू और उसका पति नितिन फिर किसी बात पर झगड़ रहे थे। नितिन झुंझलाते हुए, हर बात में तुम बहन की नकल करती हो। प्रज्ञा दीदी ये करती हैं, वो करती हैं। मैं प्रज्ञा से शादी नहीं किया हूँ खुशबू। खुशबू गुस्से में, क्यों? क्या प्रज्ञा दीदी जैसी बनने की कोशिश करना गुनाह है? नितिन, गुनाह नहीं, लेकिन हर बात में तुलना करोगी तो प्यार कहाँ बचेगा। खुशबू चुप हो गई, लेकिन पहली बार उसे लगा कि कहीं वो भी वही गलती तो नहीं कर रही जो कभी उसकी बहन प्रज्ञा ने की थी। अगले दिन प्रज्ञा और खुशबू की मुलाकात। खुशबू भावुक होकर, दीदी शायद मैं भी वही कर रही हूँ जो कभी आप करती थी, अपने अहंकार को रिश्तों से ऊपर रखना। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए, तू मेरी छोटी बहन है, मेरी गलतियाँ दोहराने के लिए नहीं, उनसे सीखने के लिए है। खुशबू आंखों में आंसू लिए, तो अब क्या करूँ? प्रज्ञा, नितिन से खुलकर बात कर, लेकिन इस बार लड़ने नहीं, समझने के लिए बात कर। खुशबू सुलह की कोशिश करने लगी। खुशबू नितिन के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी और पूरी। नितिन हैरानी से, ये सब कोई त्योहार है क्या? खुशबू शर्मा कर, नहीं, एक कोशिश है, एक नई शुरुआत की। नितिन, और अगर फिर से लड़ाई हो गई तो? खुशबू, तो फिर से नई शुरुआत करेंगे, जब तक कि हमारी शादी एक मिसाल ना बन जाए। नितिन मुस्कुरा देता है और पहली बार दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया, बिना शिकायत की। शाम को प्रज्ञा के घर कमला देवी ने खुशबू को देखकर कहा, बेटी, तू अब बहू बन गई है, पर यह भी समझना, बहू होने का मतलब ताकत होना है, पर वो ताकत सहन में भी होती है। खुशबू ने अपने सास ससुर को भी फ़ोन लगाया और अपने बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। रात को राजीव और प्रज्ञा छत पर खड़े थे, हवा चल रही थी। तुम सिर्फ इस घर को नहीं, रिश्तों की दिशा भी बदल रही हो प्रज्ञा। प्रज्ञा हंसते हुए, मैंने सिर्फ सीखा है कि एकता में शक्ति होती है और शक्ति में प्रेम, यही समझ मेरी ताकत है। राजीव को एक दिन अचानक लखनऊ ट्रांसफ़र का ऑफ़र मिलता है, एक प्रमोशन के साथ। बॉस, राजीव, लखनऊ ब्रांच को तुम्हारी ज़रूरत है, 1 साल का प्रोजेक्ट है, पर बहुत बड़ा मौका है। राजीव सोच में पड़ जाता है। शाम को घर लौटते ही वो बात प्रज्ञा से करता है। माथे पर चिंता की रेखाएं साफ थी। प्रज्ञा रसोई से बाहर आई। क्या हुआ राजीव, इतनी उदासी क्यों? ऑफिस से प्रमोशन मिला है, लेकिन लखनऊ जाना होगा, कम से कम 1 साल के लिए। प्रज्ञा हैरानी से, साल भर के लिए? हम सब लखनऊ? राजीव, मैं चाहूँगा तुम भी चलो, और ज्वाइनिंग 1 हफ्ते के अंदर ही है। प्रज्ञा थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, तो फिर चलो तैयारी करते हैं, जहाँ तुम वहीं मैं। राजीव हंसकर, लेकिन माँ पिताजी, उन्हें फिर अकेला छोड़ना पड़ेगा। प्रज्ञा चुप हो गई। उसकी आंखों के सामने कमला देवी और हरिराम जी का चेहरा घूम गया। रात को कमरे में प्रज्ञा की बेचैनी। पहले मैं अकेले रहने के लिए बेताब थी, अब सबके साथ रहते हुए जाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब नहीं, इस बार हम उन्हें साथ लेकर चलेंगे, और तुम्हारे ट्रांसफ़र के साथ हमारा रिश्ता भी एक नई मंजिल पाएगा। उधर कमला देवी और हरिराम जी अपने कमरे में बैठे थे। कमला देवी, अगर ये फिर चले गए तो सच में मन टूट जाएगा, इस बार तो बहू से आस थी। ठीक उसी समय प्रज्ञा चाय लेकर कमरे में आई। माँ, पापा जी, हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। हरिराम जी, क्या हुआ बेटी? प्रज्ञा, राजीव का ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है और हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ चलें। कमला देवी चौंक गई, क्या कहा? प्रज्ञा, इस बार हम सब एक साथ रहेंगे, ना कोई अलगाव, ना कोई शिकायत, बस एक परिवार साथ में। कमला देवी की आंखें भर आई, तू सच में मेरी बेटी है, बहू नहीं। लेकिन तू तो जानती है हमें अपना घर कितना प्यारा है, और बेटी, जीवन में आगे बढ़ने से मत डरना।
हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे। हरिराम जी दूसरे कमरे से आवाज़ देते हैं, बस कभी कभी वीडियो कॉल कर लिया करना, थोड़ा मुस्कुरा लिया करेंगे। प्रज्ञा की आंखें भर आई। आज वही सास ससुर जिनसे वो भागकर अलग हुई थी, आज उसे खुद आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे रहे थे। पैकिंग के दौरान शालिनी और बुआ जी का संवाद। शालिनी, अब भाभी जा रही हैं तो घर सुनसान लगेगा। बुआ जी, पर वो साथ में जो जोड़ कर जा रही है उसका असर हमेशा रहेगा। खुशबू का फ़ोन आता है। खुशबू मजाक में, लो दीदी, आप तो अब बड़े शहर की मेम साहब बनने जा रही हो। प्रज्ञा, नहीं रे, मैं अब सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, अब मैं पूरे परिवार की धड़कन बन गई हूँ। एक सप्ताह बाद रेलवे स्टेशन। राजीव और प्रज्ञा ट्रेन में बैठते हैं। कमला देवी और हरिराम जी स्टेशन पर विदा देने आए थे। हरिराम जी, बेटा, अगर कभी लगे कि लड़ाई बढ़ रही है तो चुप रह जाना, हारने में भी कई बार जीत छिपी होती है। प्रज्ञा मुस्कुराकर, अब कोई लड़ाई नहीं होगी पापा जी, अब सिर्फ समझदारी होगी। ट्रेन चल पड़ती है। स्टेशन पर दोनों बुजुर्ग हाथ हिलाते हैं। प्रज्ञा की आंखें नम है लेकिन मुस्कान गहरी है। लखनऊ, सुबह का समय। लखनऊ का नया फ्लैट सुंदर था लेकिन उसमें अब तक घर जैसी गर्माहट नहीं आई थी। सोसाइटी में सब नए चेहरे हैं लेकिन एक चेहरा प्रज्ञा को चौंका देता है। रागिनी, उसकी कॉलेज की सहेली। रागिनी हैरानी से, अरे प्रज्ञा, तू यहाँ कितने साल बाद मिल रही है। प्रज्ञा, सोच भी नहीं सकती थी कि लखनऊ में तुझसे मुलाकात होगी। रागिनी, अब तो हर शाम हमारी चाय साथ होगी, तुझे मेरे सोसाइटी की औरतों से भी मिलवाऊंगी। कुछ दिन बाद सोसाइटी की महिला समिति की बैठक। रागिनी ने प्रज्ञा को भी इस समिति का हिस्सा बना लिया। वहाँ की प्रमुख थी माधवी मैडम, एक तीखे स्वभाव की महिला जो हर नई बहू की क्लास लगाती थी। माधवी रुखाई से, आप तो शायद नई हैं। प्रज्ञा संयमित स्वर में, जी, नाम प्रज्ञा है, हाल ही में आई हूँ। माधवी, यहाँ की महिलाएं सिर्फ सजने संवरने में नहीं, जिम्मेदारियों में भी सबसे आगे हैं। आप खुद को उस मापदंड पर लाएंगी। प्रज्ञा हंसकर, मैं तो हर मापदंड को दिल से निभाने में यकीन रखती हूँ। बाकी महिलाएं मुस्कुरा दी। माधवी पहली बार चुप रह गई। राजीव के ऑफिस में। ऑफिस का माहौल तेज है। राजीव को कई बार ओवरटाइम करना पड़ता है। राजीव थक कर, प्रज्ञा, शायद आने वाले 3 महीने बहुत व्यस्त रहूँगा, कई बार देर से लौटूंगा। प्रज्ञा, मैं समझ सकती हूँ लेकिन एक शर्त है, हर रात एक साथ चाय जरूर पियेंगे, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। एक शाम माधवी के घर में नवरात्रि की पूजा। माधवी चाहती थी कि पूजा का सारा कार्यक्रम उनकी निगरानी में हो, लेकिन इस बार बाकी महिलाओं ने जिम्मेदारी प्रज्ञा को सौंप दी। रागिनी, माधवी जी, क्यों ना इस बार पूजा का आयोजन प्रज्ञा करे। माधवी थोड़ी झुंझलाकर, देख लेते हैं, अगर कोई चूक हुई तो। प्रज्ञा मुस्कुराकर, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। पूजा का दिन आयोजन शानदार होता है। संगीत, सजावट और भोग सब कुछ इतना सुंदर होता है कि माधवी खुद भी दंग रह जाती है। माधवी प्रसन्न होकर, बहुत अच्छा किया तुमने, आज मैंने खुद को गलत साबित होते देखा। प्रज्ञा विनम्रता से, गलत इंसान नहीं, हालात होते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश ही किसी भी रिश्ते को सच्चा बनाती है। रात को राजीव और प्रज्ञा बालकनी में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। राजीव, तुम हर जगह हर बात को खूबसूरती से संभाल लेती हो, ये हुनर कहाँ से आया। प्रज्ञा, कभी सास से लड़कर, कभी अपनी गलतियों से और कभी खुद को आईना दिखाकर। प्रज्ञा खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजीव ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़े थे हरिराम जी और कमला देवी। राजीव चौंकते हुए, माँ, पिताजी आप। कमला देवी आंखों में आंसू लिए, बेटा, घर बहुत सूना हो गया था, अब रहा नहीं गया। हरिराम जी, जब तुम लोग चले गए हर कोना काटने को दौड़ता था। प्रज्ञा चुपचाप आगे आई और माँ के पाँव छुए। कमला देवी गले लगाकर, अब तो तुम दोनों के बिना रहा ही नहीं जाता। घर के भीतर चाय पर बातचीत। प्रज्ञा बेटी और राजीव बेटा,
तुम लोगों के रहने से कितनी रौनक थी उस घर में, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद पता ही नहीं क्यों इतना अकेलापन काटने लगा था। इसलिए हमने फैसला लिया कि अब हम तुम दोनों के साथ ही रहेंगे। माँ पिताजी, आपने बहुत सही फैसला लिया। दूर रहकर जीने से अच्छा है कि अपनों के साथ रहा जाए। प्रज्ञा, मैं भी बहुत कुछ सीख पाई, दूर जाकर ही सही, पर अब चाहती हूँ कि हम सब फिर एक साथ रहे, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।